दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करने वाली कंपनी है और इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। कंपनी की खुद की 2 कोल माइंस भी है, इनको बोली के माध्यम से इन्होंने जीती थी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस समय क्या जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जेपी एसोसिएट के ऊपर नीलामी की प्रक्रिया की तलवार लटक रही है। लेकिन जयप्रकाश का कर्ज लगातार कम हो रहा है। जयप्रकाश तो देख सकते हो कि इसके जो पावर सेक्टर का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा भी कर रहा है। सरकार तीसरी बार रिपीट हो चुकी है और ऐसे में जो योजना है वो आगे भी बढ़ेगी। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये अच्छे से समझ में आएगा क्या वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय अपनी पुरानी जो हाई थी यानी 140 के आसपास स्टॉक हुआ करता था 2007-8 में, क्या वहाँ तक जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारी अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 19 पर, क्लोजिंग थी कल की 18.87 के आसपास। इंट्राडे में 19.50 का हाई बना है, यानी स्टॉक फिर से 20 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लो है वो 18.91 का है। तो देख सकते हो कि स्टॉक में पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई है, निचला लेवल इसे टच जरूर किया लेकिन वहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस समय 19.19 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.70% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक में खरीदारी अच्छी दिख रही है। अब ये देख ही सकते हो 2007 में स्टॉक लगभग 136 से ऊपर था और 3 डिजिट में स्टॉक था। उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और ये पैनी स्टॉक बन गया, छोटा सा पैनी स्टॉक। कोविड काल में तो इसकी प्राइस मात्र 50 पैसे के आसपास रहेगी। 2020 में आप देख लो कि ये आपको प्राइस 20 मार्च को 55 पैसे दिखाई देगी। तो जो स्टॉक 140 के आसपास हुआ करता था वो 50 पैसे के आसपास आ गया। ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ, एक तरह से कह सकते कि पूरा का पूरा उनका इन्वेस्टमेंट डूब गया। लेकिन यही 50 पैसे का स्टॉक फिर से मल्टीबैगर साबित हुआ, क्योंकि इस समय इसकी जो प्राइस 20 रुपये के आसपास है उस हिसाब से देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस समय 40 लाख रुपए में बदल चुका है। ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे पिछले 1 साल में जिसने भी निवेश किया उसका इन्वेस्टमेंट भी ज़बरदस्त है। करीब 214% का शानदार रिटर्न मिला है। 6 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 13 के आसपास था, इस समय स्टॉक 19 के आसपास है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 1.39% की गिरावट है, यानी ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है। इस समय थोड़ा सा दबाव में जरूर है और यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी की संभावना फिर बनेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, कंपनी ने कुछ रिजोल्यूशन पास करने के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी मांगी थी और इसके लिए वोटिंग लाइन खुली गई थी। तो देख सकते हो कि जो पोस्टल बैलेट की जो नोटिस थी वो 27 अप्रैल 2024 को दी गई थी और देख सकते हो कि जो ई वोटिंग का पीरियड शुरू होता वो 8 मई 2024 से था सुबह 9 बजे से, जो 16 जून 2024 को 5 बजे शाम को खत्म हुआ और 17 जून को कंपनी ने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो जो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किए गए थे जिसमें आप देखो कि रीअपॉइंटमेंट होनी थी दिनेश कुमार की, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट है श्री सुनील कुमार शर्मा, वाइस चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर है, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा देख लो कि यहाँ पे श्री सुनील कुमार शर्मा जो वाइस चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर है उनकी सैलरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट हुई है श्री सुरेश जैन जो डायरेक्टर और CEO है कंपनी के। इसके अलावा देख लो कि सुरीन जैन के लिए उनका जो सैलरी है उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट हुई है श्री प्रवीण कुमार सिंह जो होल टाइम डायरेक्टर है। तो ये सारी की सारी जो प्रस्ताव थे इसके ऊपर शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी दे दी है और इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय में कुछ अब संभावना पॉजिटिव बनेगी। जो मैनेजमेंट है वो कुछ बड़े फैसले लेने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेटिंग एजेंसी ICRA यानी इकरा की तरफ से थर्मल पावर प्लांट को लेकर एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि जो इस समय थर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर है वो 70% के आसपास रहने की संभावना बन रही है फाइनेंशियल 2025 तक। यानी आने वाले समय भी जो थर्मल पावर प्लांट का योगदान है वो बना रहेगा और इसमें जो ग्रोथ है वो 6% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो इकरा ने जो प्रिडिक्शन किया उसके हिसाब से फाइनेंशियल 2025 में जो पावर डिमांड में रहेगी उसमें थर्मल पावर प्लांट का योग
और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको ग्रोथ 6% की देखने को मिलेगी। और इसीलिए थर्मल पावर प्लांट को लेकर यहाँ पे जो इसका आउटलुक है वो इकरा ने स्टेबल रखा है, यानी उनके हिसाब से इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना दिख रही है, हेल्दी ग्रोथ की दिख रही है। आगे पावर सेक्टर में और भी संभावना दिख रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा और उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट ही इस समय मुख्य जरिया है। तो ये बिल्कुल रिपोर्ट साबित करिए कि आने वाले समय भी सरकार थर्मल पावर प्लांट को पूरा सपोर्ट करेगी। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने जो लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम यानी एलपीसीएस स्कीम जो लाई है उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर कंपनियों को समय पे पूरा उनका पेमेंट मिल पा रहा है। पहले बहुत सारे कर्ज में डूब चुके थे सारे डिस्कॉम और पावर कंपनियों को पैसे नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन जब से ये एलपीएस स्कीम लाई गई है लगातार काफ़ी ज़्यादा है जो कर्ज है वसूल हो चुका है और अब पावर सेक्टर की कंपनियाँ काफ़ी अच्छे से कैश जनरेट कर पा रही है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में थर्मल पावर प्लांट है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इससे संबंधित कंपनियां भी अच्छा कर सकती है। फिलहाल उनके हिसाब से देखें तो अभी भी डिस्कॉम के लिए प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो उसके लिए आउटलुक उन्होंने नेगेटिव रखा हुआ है क्योंकि उसमें अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब यहाँ पे हम जेपी पावर के अंदर क्या क्या इसके स्ट्रेंथ है उसको चेक करते हैं तो यहाँ पे करीब आपको 17 स्ट्रेंथ दिखाई देगा, वीकनेस यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब वो कौन से स्ट्रेंथ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एबो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स निफ्टी 500। इसके अलावा अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ। इसके बाद एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू। अगला पॉइंट है ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसके बाद कंपनी विथ लो डेट यानी कंपनी का डेट काफ़ी कम है, कंपनी विथ रिड्यूसिंग डेट यानी कंपनी अपने डेट को भी लगातार कर रही है कम, यानी बहुत जल्द कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर यानी हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर यानी इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी खासी सुधर रही है। एफआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इसमें अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे। रिसेंट रिजल्ट ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर यानी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ी है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर पास्ट 2 मंथ। म्यूचुअल फंड बाइंग फॉर 2 मंथ। स्टॉक आउटपरफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्रीज प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश आ रहा है और संभावना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है और ऐसे में जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि भले ही जेपी एसोसिएट को प्रॉब्लम हो उससे मतलब नहीं, इसका बोर्ड पूरा अलग है, उसका सारा मैनेजमेंट अलग है और इसके लिए उससे नीलाम होने से भी इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपनी आने वाले समय अपना सारा कर्ज चुका सकती है, बहुत जल्द ये कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। आने वाले कुछ क्वार्टर में कंपनी अपने सारे कर्ज को चुका देगी क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, इस बार प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है कंपनी का। Q1 और भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। जो आने वाला क्वार्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ा है, लग रहा है कि इस बार Q1 में कंपनी बड़ा धमाका कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ जो डील हुई है उन डील को देख लेते हैं। तो सुबह 9:42 पर 19.28 की प्राइस से 4,93,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:03 पर 19.19 की प्राइस से 3,99,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11:26 पर 19.22 की प्राइस से 4,46,000 शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 11:28 पर 19.25 की प्राइस से 4,58,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:30 पर 19.28 की प्राइस से 5,28,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 11:32 पर 19.40 की प्राइस से 6,07,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। यानी एक तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, जम के यहाँ पे निवेशक अपना निवेश कर रहे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। ये स्टॉक आने वाले समय निकट भविष्य में फिर से 3 डिजिट में जाने की संभावना रखता है, यानी अपने 140 के टारगेट को टच कर सकता है क्योंकि आने वाले 2030 तक नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी। ऐसे में इससे सेक्टर से संबंधित कंपनियां कमाल कर सकती है, तो दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।